जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें से आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को एकदम पूरी की पूरी साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट है एकदम A to Z मैं कवर किया हूँ आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपका पहला पार्ट माइंड मैप का आ चुका है, ये पार्ट नंबर 2 है और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। पहले वाले पार्ट पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने उसी को मद्देनजर रखते हुए आज की इस क्लास को भी बहुत अच्छे से बनाया है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अपने टॉपिक को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने सबसे पहले आपका चैप्टर ले रखा है गति यानी कि मोशन को। ठीक है ना, तो सबसे पहला अपना क्या आंसर है, मोशन। तो सबसे अगर मैं बात करूं मोशन क्या होता है यानी कि गति क्या होती है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को क्या बोला जाता है, मोशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये पेन है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में यहां रखी हुई है और मैंने 1 सेकंड में इसको मूव करा के यहां कर दिया, तो अब इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया ना, तो ये क्रिया को ही क्या बोला जाता है, मोशन यानी कि गति बोली जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गति के प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद मैं इन दोनों को बताता हूं ये क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। ठीक है ना, वहीं अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति क्या होती है कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। अब ये कैसा है ये समझो। सुनो देखो, मान लो सपोज आपके पास ये रास्ता है, ए से बी तक आपको जाना है। आप जा रहे हो, पहले 5 मिनट में 5 मीटर चले, ठीक है, फिर अगला 5 मिनट आया, फिर आप 5 मीटर चले, फिर 5 मिनट में फिर 5 मीटर चले। तो ये हर एक समय अंतराल पे आप समान दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि समान गति बोला जाता है। ठीक है ना, अगर यहीं पे आप इस तरह से चलते, मान लो ए से बी आपको जाना है, पहले 5 मिनट में आप चले 5 मीटर, अगले 5 मिनट में आपने 3 मीटर ही चला, फिर अगला 5 मिनट आया आप 10 मीटर चल गए। तो अब देखो समय इंटरवल तो आपका 5 मिनट का चल रहा है, लेकिन आप दूरी क्या है, अलग अलग कर रहे हैं तय। तो समान समय अंतराल में अलग अलग अगर आप दूरी तय कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है असमान गति। बस इतनी सी बात है, यहां डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ओके, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब एक फार्मूला होता है चाल का। चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक आता है आपका औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, तो औसत चाल होता है आपका कुल दूरी तय करा गया जितनी डिस्टेंस होती है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल डिस्टेंस को तय करने में लगा कुल समय। तो ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल टाइम अपान टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो ये आप याद रखना। इतनी बात समझ गए। चलो देखिए भाई, अभी आप देखते रहिएगा, अभी लास्ट तक जाते जाते आपको पूरा का पूरा आपको ऐसा लगेगा पूरा फिजिक्स घुमा के लेके आ गया हूं मैं। ठीक है ना, देखो एक नोट पॉइंट आप लोग देख लो, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ना तो जीरो होती है। ठीक है ना, दूरी कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश का मतलब क्या है कि इसमें तो मैग्नीट्यूड होता है पर दिशा नहीं होती है। कैसे, जैसे देखो अगर आप यहां खड़े हैं, थोड़ा सा भी चले तो आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। तो एक बात याद रख लेना कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और ये जीरो तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, ये समझ गए। और जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 10 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर चले, लेकिन मैं आपको दिशा थोड़ी ना बता रहा हूं कहां चले किधर चले, तो ये कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। इतना समझ गए, वेरी नाइस। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जाता है विस्थापन, जिसको कि डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की शॉर्टेस्ट पाथ। समझो यहां देखो, जैसे एक घर है ए पे, एक घर है आपका बी पे, यहां से अगर डायरेक्ट जाने का सबसे छोटा रास्ता जो है इसको बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। अगर यही घुमावदार रास्ता होता है, इस तरीके से चल के आप जाते, तो ये जो पाथ आपने ट्रेवल किया है ये पूरा, ये डिस्टेंस होता है। तो बात समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो समझ गए। और ये कैसी चीज है, ये जीरो भी हो सकती है और ये कभी कभी ऋणात्मक भी हो सकती है जब ऋणात्मक डायरेक्शन पे जाएगी। फिलहाल आपको ये रखना है कि जीरो होता है विस्थापन। कब होता है, जैसे मान लो आप ए से चलना शुरू करें और वापस घूम करके ए पे ही आ गए, तो अब मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट
फाइनल और इनिशियल के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है, तो यहाँ पे फाइनल भी यही है और इनिशियल भी यही है, तो इसका मतलब पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। समय तो दूरी में क्या था, दूरी में कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ये याद रखना, ये पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, एक चाल समझ गए, अब बताओ वेग क्या होता है, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है विस्थापन अपान समय, ठीक है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है, ठीक है। दूरी क्या थी, सॉरी चाल क्या थी, दूरी अपान टाइम। विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। दोनों में अंतर समझ गए, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें दोनों में अंतर तो है, लेकिन इन दोनों के मात्रक मीटर पर सेकंड ही होते हैं। चाहे आप डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो किसके, चाल की बात कर लो, दोनों की यूनिट कितनी होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ये याद एकदम से याद रख लेना। यहां तक समझ गए। चलो अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला आपका जो टॉपिक होता है एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण, ठीक है ना। अब देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है या त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। मतलब मान लो पहले आप गाड़ी चला रहे थे v स्पीड से, ठीक है ना, v1 से चला रहे थे, बाद में आपने एक्सीलेटर बैठा और v2 स्पीड पे पहुंच गए, तो अब इसमें कुछ चेंजेस हुआ ना। कितने का चेंजेस हुआ, v2 माइनस v1 का चेंजेस हुआ। समय कितना लगा, मान लो t टाइम लगा, तो आप t से भाग दे दिए। इसी चीज को बोला जाता है त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हो ऊपर जाता है, फिर या स्लो कर देते हो, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। तो ये आपको याद हो गया। इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, इसकी जो यूनिट होती है ना, वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। ये पूरा का पूरा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं मैं लिंक पिन करवा दूंगा कमेंट में, आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया एक्सीलरेशन। आगे बढ़ चलते हैं। अब एक क्वेश्चन बहुत बनता है आपसे, किससे, ग्राफ से। पहले ये समझो ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फिर समझाता हूं ग्राफ। ग्राफ से आपसे पूछेगा, 3 नाम दे देगा, एक समान चाल दूरी समय ग्राफ, एक समान वेग दूरी समय ग्राफ, इस तरीके से दे देगा। आपसे पूछेगा इनमें से कौन से ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो दूरी समय ग्राफ कैसे बनता है, आप एक्स एक्स पे टाइम ले लेना, समय को ले लेना, वाई एक्स पे क्या ले लोगे, डिस्टेंस को लोगे, यानी कि दूरी ले लिए। एक समान चाल से क्या मतलब है, एक समान चाल मतलब 5 सेकंड, दूरी भी 5 मीटर चले आप, तो ये इसका ग्राफ कहां मिल गया आपको, यहां मिल गया। अगला 5 सेकंड, दूरी फिर 5, तो फिर ग्राफ यहां, फिर इसी तरीके से एक मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी चल रहे हो, तो ग्राफ कैसा मिलता जा रहा है। इस पॉइंट को मिला दोगे तो इसी को ग्राफ बोल देंगे स्पीड का। ये स्पीड का ग्राफ हो गया चाल का, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गया आपको, ठीक है ना। एक्सीलरेशन मतलब इसमें आता है असमान चाल। असमान चाल में क्या होता है, ये टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसमें कभी तो आप चल रहे हैं 5 सेकंड, कभी आप मान लो कभी चल रहे हैं 5 मिनट में 5 मीटर, तो आपका ग्राफ यहां पहुंचा। अगले 5 मिनट में ही आप चल दिए कितना, 10 मीटर, ये 10 पे पहुंच गया। तो अब ग्राफ देखो आपको इस तरह से नॉन कर्व मिलेगा, इस तरह से उठता हुआ मिलेगा, या कभी आप कम हो जाएंगे तो ये डाउन भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। असमान चाल का ग्राफ कैसा होता है, नॉन स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा नहीं होता बल्कि कर्व होता है। वो ऊपर से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो आपके उस पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ऐसे याद रखो, गाड़ी अगर आप हुन करके ऊपर भगाते, एक्सीलेटर ऐसे हटते हो तो ग्राफ आपका ऊपर उठेगा, ऐसे समझो, और गाड़ी स्लो करते हो तो ग्राफ आपका नीचे जाएगा, ये बात समझ लो, ठीक है ना। अच्छा, ये एक होता है स्थिर वस्तु, ठीक है ना। स्थिर वस्तु के कंडीशन में यहां पे भी क्या बनता है आपका, स्ट्रेट लाइन बनता है। देखिए स्थिर वस्तु है मतलब ये दूरी बदल नहीं रही है, दूरी यही है, लेकिन समय जो बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है। देखिए समय बढ़ रहा है, समय कभी भी नहीं रुकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दूरी तो रुक सकता है लेकिन समय कभी भी नहीं रुकेगा। तो यहां पे भी आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। तो 2 जगह स्ट्रेट लाइन बनता है, पहला दूरी समय ग्राफ में जब एक समान चाल होता है तब बनता है, दूसरा जब स्थिर वस्तु होती है तब बनता है। स्थिर का मतलब है कि वस्तु में कोई चीज है ही नहीं, मतलब वो जहां रखी थी दूरी बढ़ ही नहीं रही है, दूरी एक ही जगह लेकिन केवल समय बढ़ रहा है। तो समय केवल बढ़ रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी एक्स एक्स के पैरेलल, ठीक है। तो समय दूरी ग्राफ समझ गए आप, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। 2 तरीके से ग्राफ पूछे जाते हैं, एक चाल के साथ, एक पूछा जाता है वेलोसिटी के साथ। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, त्वरण को दर्शाता है, ये बात याद रख लेना। इससे हमें क्या पता चलता है, त्वरण पता चलता है। अच्छा तो देखो पहला ग्राफ क्या बनता है, एक समान त्वरण। एक समान त्वरण में कैसा ग्राफ बनाओगे, एक्स एक्स पे आप ले लेना टाइम को, वाई एक्स पे ले लेना वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ ही हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम का, ठीक है ना। अच्छा
एक समान त्वरण है ना, तो देखो जितना त्वरण इसका है वेग यहाँ पे टाइम के साथ उतनी वेलोसिटी, टाइम के साथ उतनी वेलोसिटी, त्वरण समान है, त्वरण बढ़ नहीं रहा। आप सोचो गाड़ी का एकदम एक्सीलेटर दबा के पकड़ लो, एक रेस में जाएगी, आप ऊपर नीचे मत होने दो, जब एक रेस में जाएगी तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना। तो जब त्वरण एक समान होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये याद रखना, ये भी पूछेगा आपसे। अब इससे रिलेट करके असमान त्वरण होगा, आपने गाड़ी का एक्सीलेटर ऐड दिया, अब ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ सकती है, या आपने नीचे कर दिया तो ग्राफ क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। तो पूछेगा आपसे कि कर्व वाला ग्राफ कब बनता है, तो आप कह देना अगर वेलोसिटी टाइम देता है तो आप बोल देना असमान त्वरण की कंडीशन में कर्व बनता है, और बाकी दो कंडीशन में क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अच्छा ये हो गया। यहां पे देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक कंडीशन आती है नो एक्सीलरेशन, मतलब जब एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो हो, जब एक्सीलरेशन बिल्कुल जीरो हो तो इसी को दूसरे भाषा में कहा जाता है एक समान वेग, मतलब आपने एक्सीलरेशन की कोई चिंता ही नहीं करी है, छोड़ दिया है, वेग से बस चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गए। अच्छा, जब एक्सीलरेशन अगर ये जीरो हो गया तो आप एक चीज ये भी बोल सकते हो कि F = ma होता है ना, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्यों, जब भी कभी एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे छोड़ दिए, उस पर कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन पे उस पर कोई बल भी काम नहीं करेगा। सीटेट ने एक बार पूछा था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सीलरेशन जीरो तो फोर्स भी जीरो। अभी हम फोर्स को आगे डिस्कस करेंगे, घबराइएगा मत बिल्कुल, पूरी फिजिक्स एक क्लास में कवर करूंगा मैं, ठीक है, यहां तक समझ गए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा लाइट वाले चैप्टर पे। देखिए लाइट में पहले ये दोनों पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इधर आ जाओ, देखो पहला पॉइंट मैं ले लेता हूं, क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। परावर्तन जैसे देखो ये आपके सामने एक मिरर है, ठीक है। परावर्तन क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है, अगर उस पर लाइट आएगी, टकराएगी और जिस दिशा से आई है उधर ही भाग के चली जाएगी, तो इस क्रिया को परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके देखो आपतित किरण आई, यहां से टकराई, फिर वापस चलेगी परावर्तित किरण, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मिरर प्लेन होता है। अब मिरर प्लेन होता है तो ये टकरा के वापस उसी दिशा में चली गई, तो इस क्रिया को आप बोल दोगे क्या, टकरा कर वापस जाने की अपने ही माध्यम में रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। दूसरी एक आता है आपका अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। जैसे समझो, इस ग्राफ से समझो, इस फिगर से देखो, एक है ये, मान लो ये एयर था बाहर, इसके पीछे यहाँ पे एक वो ग्लास रखा हुआ है आपके सामने, ग्लास मतलब शीशा है, ठीक है ना। अब एयर से कोई रे चल के आई, ये तो अभिलंब हो गया नॉर्मल, तो जब ग्लास में एंटर की तो ग्लास जो होता है सघन होता है, ग्लास के पार्टिकल पास पास होते हैं, एयर के पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं। जब कभी प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की तरफ थोड़ी सी मुड़ गई, ठीक है ना, इसको जाना यहां था लेकिन अभिलंब की तरफ मुड़ गई। फिर जब ग्लास से ये निकल करके एयर में गई तो फिर फैल गई, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई, और इसी को बोला जाता है अपवर्तन, ठीक है ना। क्या बोलते हो आप, अपवर्तन, परावर्तन नहीं, अपवर्तन, रेफ्रैक्शन, ठीक है ना, माध्यम चेंज हो जाता है इसमें। यहां तक समझ आ गए। अब यहां पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कह रहा है एक लेजर टार्च से प्रकाश को एक एक करके प्रिज्म और कांच की स्लैब पर डाला जाता है, दोनों में क्या घटना घटेगी। आपके ऑप्शन थे परावर्तन, अपवर्तन, कुछ नहीं इस तरीके से थे। आप मुझे बताओ, प्रिज्म भी तो एक तरह का क्या है, दूसरा माध्यम है, कांच ही तो है। अभी तो बताया प्रकाश किरणें एयर से कांच में चली जाती हैं, तो यहां पे क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। इतनी बात समझ गए। चलो आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए मिरर से थोड़ा और क्वेश्चन बनते हैं, वो बता देता हूं, नोट पॉइंट कर करके लिखा हूं। देखिए मेरे मुख से इस क्लास में एक एक वर्ड जो निकल रहा है ना, समझ लीजिएगा आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा। एक यकीन मानिए, बहुत निचोड़ करके ये लगभग आप समझ लीजिए 20+ प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर है और जो गेसिंग क्वेश्चन है वहां से निकाल करके ये कंटेंट मैंने बनाया है, ठीक है। आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये चीजें। यहां देखिए क्या कह रहा है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। देखो अगर आपके सामने इस तरीके से पैरेलल दो मिरर रख दिए जाए और आप यहां खड़े हो जाओ, ठीक है ना, आपसे पूछेगा आपकी कितनी इमेज बनेगी, तो बता देना इनफाइनाइट इमेज बनेगी, ठीक है। ये बात समझ गए, इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन यहां पे होता है। अच्छा, लेकिन अगर उसने ये कह दिया कि चलो ये तो पूछा था, तो ये तो आपको पता हो गया,
अगर उसने ये पूछ लिया कि मिरर को किसी कोण पे हमने रख दिया, मान लो ये 30 डिग्री के कोण पे दो मिरर रख दिया हमने 30 डिग्री पे, ठीक है ना। अब आपसे पूछूंगा इसके बीच मैंने क्वाइन रख दिया, बताओ इसकी कितनी इमेज बनेगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ इमेज, यानी कि n बराबर होता है 360 बटा थीटा माइनस 1। एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, n बराबर देखो 360 बटा थीटा, मान लो मैंने 30 डिग्री ले लिया, तो ये -1 कर दिया, 0 से 0 काटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 12 माइनस 1, 11 इमेज बनेंगी। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप एकदम तैयार रहना, ठीक है, ये समझ गए। अच्छा, एक देखिए प्लेन मिरर की कुछ कंडीशंस होती है, उसको समझ लेते हैं। देखो कभी भी अगर आपके सामने समतल दर्पण रखा हो, यानी कि प्लेन मिरर, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। इसके सामने अगर कोई व्यक्ति जितनी डिस्टेंस मान लो x पे खड़ा है, तो इसकी इमेज भी सेम डिस्टेंस x पे ही बनेगी। अगर व्यक्ति मिरर की तरफ 3 मीटर मान लो खिसका, तो इसकी इमेज भी मिरर की तरफ 3 मीटर खिसक के आ जाएगी। इमेज बिल्कुल सेम साइज की बनेगी, सीधी बनेगी, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे बनेगी, आभासी बनेगी। तो ये बातें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ न्यूमेरिकल। अच्छा, एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था न्यूमेरिकल, इसमें पूछा था कोई भी देखो दो मिरर है, इसने 90 डिग्री पे इन्हें इंक्लाइंड कर दिया है, ठीक है ना। अब यहां से एक किरण को यहां से आपतित कराया, तो यहां से परावर्तित जाएगी, तो जिस एंगल से आएगा, देखिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ऐसे समझो। अगर ये अभिलंब है, यहां पे कोई किरण थीटा से अगर आई है, तो ये निकलेगी भी थीटा से। क्यों, क्योंकि ये आपतन कोण होता है, ये परावर्तन कोण होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपसे पूछेगा, मान लो अगर मैंने इसको ले लिया, ये 60 डिग्री अगर सपोज कर लो, तो अगर ये 60 डिग्री है, तो अभिलंब और मिरर के बीच 90 होता है, तो थीटा कितना हो गया, 30 का हो गया। जब ये 30 से आया, तो ये यहां पे भी 30 से एंटर करेगा, परावर्तित भी 30 से होगा, तो मिरर के साथ बचा हुआ ये 60 का कोण हो जाएगा। तो इसमें से कुछ भी पूछेगा तो आप बता पाओगे। ये न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो पूरा न्यूमेरिकल देखना है तो प्रीवियस ईयर जो सीरीज है वो जाके देख लेना है, ठीक है। यहां मैं आप लोगों को एक माइंड मैप बनवा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए। चलो आगे बढ़ चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्मियों में 30 डिग्री टेम्परेचर पे और सर्दियों के 3 डिग्री टेम्परेचर पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए कहां रखा जाता है। तो उसके ऑप्शन कई सारे दिए थे, तो उसमें जो करेक्ट आंसर था वो ब्लैंकेट था, यानी कि कंबल था। तो अब ये मत सोचना कि कंबल में कैसे आइसक्रीम रखेंगे, नहीं, उसको मॉडिफाई करके अच्छे से किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो ब्लैंकेट होता है वो उष्मा रोधी होता है, ना तो बाहर की उष्मा अंदर आने देता है, ना अंदर की बाहर आने देता है। तो ये जो आइसक्रीम होती है अपनी स्थिति में बनी रहती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर देना ब्लैंकेट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, जिसको कि बोलते हैं घनत्व, ठीक है ना। घनत्व का सबसे पहले फॉर्मूला जान लो, ये होता है मास अपान वॉल्यूम, ठीक है ना। घनत्व क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, घनत्व के हिसाब से ही हम पता करते हैं कि कोई वस्तु किसके ऊपर तैरेगी या पानी के ऊपर डूब जाएगी, ठीक है ना। देखो क्या करें, कम घनत्व वाली वस्तु अपने से अधिक घनत्व वाले द्रव में डूब जाती है, ठीक है ना, डूब नहीं जाएगी। कम घनत्व वाली वस्तु अपने से अधिक घनत्व वाले में तैरेगी, यहां पे तैरता लिख दीजिए, ठीक है ना, तैरेगी। अभी मैं एग्जांपल ले आऊं, यहां समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे देखिए पारा है, ठीक है ना, ये पारा है आपका 13,550 इसका घनत्व है। मक्के का तेल का 900 है, तांबे का है 890 है। तो इनको अगर आप रखोगे एक बर्तन में, तो सबसे नीचे कौन आएगा, बीच में कौन आएगा, ये डिसाइड करोगे आप, ठीक है ना। देखिए सबसे भारी जो जिसका है वो नीचे आ जाएगा, तो पारा सबसे नीचे आ जाएगा। पारे से ऊपर आ जाएगा कितना, 9000, ये 900 है ना, ये 8090 है, तो तांबा आ जाएगा फिर, ठीक है ना। इससे कम घनत्व वाला और ऊपर आ जाएगा, कौन सा है, मक्के का तेल, ठीक है ना, मक्का तेल। तो ये समझ लीजिएगा कि जिसका घनत्व कम होगा वो पानी उसके ऊपर अपने से ज्यादा वाले घनत्व के दरों के ऊपर तैरता है। इतना कॉन्सेप्ट है ये बेसिक सा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन सा किसके ऊपर तैरता है, ठीक है ना। यहां से न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एबीसीडी के फॉर्म में, तो प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो सब याद आ जाएगा। अभी वैसे जो लोग देखे हैं उनको याद आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है ना। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, औसत चाल निकालने का फॉर्मूला। एक औसत चाल मैंने तो बताया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने ही रास्ते को दोहरा रहा है, मतलब कहेगा आपसे कि ए और बी है, एक बच्ची है साइकिल से अपने दोस्त के घर बी पे गई और वापस आ गई, तो V1 से गई और V2 से आ गई, तो उसकी औसत चाल बताओ। अब कुछ मत दिमाग लगाना, सीधा फॉर्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का कि 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। ये कब लगता है, जब अपने ही रास्ते को दोहराता है व्यक्ति,
तब यहाँ पे देखिए ए से बी, बी से ए गया, सेम तो यही फार्मूला हो जाता है, ये याद रख लेना औसत चाल का, 2v1 अपान v2 सॉरी 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। आपको एग्जांपल दे देगा कि 18 की स्पीड से गई, 12 की स्पीड से आई, तो सीधा कर देना 2 गुणे 18 प्लस गुणे 12 बटा 18 प्लस 12, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए बहुत ज्यादा डाउन में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे अब देखो आपके सामने एक आ जाता है घर्षण का क्वेश्चन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन देखिए क्या होता है, गति के रुकावट का काम करता है, ये मशीनों को चलने में सहायता भी करता है। इतना डाउन नहीं जाऊंगा, सब कुछ पढ़ा रखा हूं, यहाँ बस एक माइंड मैप बनवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक आपसे पूछेगा घर्षण कौन सा होता है, तो स्थैतिक घर्षण होता है। जो वस्तु जैसे मान लो पहले यहाँ पे फ्री रखी हुई है, इसको जब घिसकाना शुरू करोगे तो ज्यादा घर्षण रहेगा, और एक सर्पी घर्षण, ऑलरेडी कोई वस्तु घिसक रही है तो इसमें और सतह के बीच जो घर्षण लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा। लोटनिक घर्षण सबसे कम लगता है। ठीक है ना, ये समझ गए। और एक बात याद रखना, घर्षण जो होता है ये कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें टच करके बल लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है ना, तो घर्षण जब भी टच होगा सरफेस तभी लगता है, तो ये समझ गए। अच्छा ठीक है, ये आपको घर्षण इतने में से ही समझ गए, इतने से बाहर नहीं पूछेगा, घबराइएगा मत, सब समेट दूंगा मैं। अगला कह रहा है प्रकाश के यंत्रों का ऊर्जा क्षमता में वृद्धि का सही क्रम क्या होगा। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास एलईडी है, सीएफएल है, ट्यूब लाइट है, तापदीप्त बल्ब है, तो ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा ऊर्जा लेती है आपकी एलईडी, फिर से ऊर्जा का क्रम है ये, फिर सीएफएल, ट्यूब लाइट और तापदीप्त बल्ब। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन से लिखा लिया हुआ है, कहीं इसका आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बस दोबारा अगर रिपीट होता है तो आप आंसर कर देना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ चलते हैं, अगला टॉपिक। एक बार क्वेश्चन आपसे बन गया था पेंडुलम से। पेंडुलम क्या होता है? एक देखो इस तरीके से किसी भी छड़ से या कहीं से एक एल लंबाई की रस्सी में एक बॉल को टांग दिया जाता है। अब ये बॉल जो ट्रू एंड फ्रो मोशन करती है, ट्रू फ्रो का मतलब होता है अपने ही पाथ को दोहराती है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये होता है। अब इसमें पूछता है आपसे टाइम पीरियड, पूछता है कि किसी सरल लोलक का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो आप बता दोगे T = 2 पाई अंडर रूट L/G। L क्या है? रस्सी की लंबाई, G क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है ना, देखो एक बार आपसे पूछा गया था कि अगर रस्सी को 4 गुना करने पर उसके तनाव सॉरी उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड है T कितना हो जाएगा, तो T दुगुना हो जाएगा। सोचो अंडर रूट में अगर आप 4 गुना कर दिए तो बाहर निकालोगे तो 2 ही तो आएगा ना, तो टाइम पीरियड इसका 2 गुना हो जाता है। ये बात याद रख लेना। ये तो पिछली बार पूछा था, हो सकता है आपसे इस बार ये पूछ ले कि किसी लोलक की रस्सी को 16 गुना कर देंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसका रूट कर देना, 16 का रूट 4 गुना हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला रट लेना। ठीक है, यहां तक समझ गए। चलो अब मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में, उसको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे नोट में देखिए, कह रहा है एक साधारण पेंडुलम के बाब को माध्य स्थिति से बाह्य स्थिति तक छोड़ा जाता है, तो बाब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में कुछ कथन सत्य है कि क्या असत्य, वो जानते हैं। देखो जैसे ये बॉब था, यहाँ पे था, ये मैक्सिमम पे गया तो क्या होगा, जब यहाँ पे जाएगा तो बल इस पे मैक्सिमम हो जाएगा, बल मैक्सिमम लगाओगे आप, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि देखो जहां गए रुक गया, बॉल रुक गया वापिस आने की कंडीशन में, तो रुकी हुई पोजीशन पे वेलोसिटी तो 0 हो गई, और जब वेलोसिटी 0 हो गई तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है इस कंडीशन में, क्योंकि ये ½ mv² होती है, इसमें वेलोसिटी यूज हो रहा है, इसके 0 होने की वजह से गतिज ऊर्जा भी 0 हो गई। ठीक है ना, और जब गतिज ऊर्जा 0 हो गई तो इसका अपोजिट स्थितिज ऊर्जा हाई हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखिए उसका त्वरण अधिकतम होगा, यहां इस कंडीशन पे एक्सीलरेशन तो मैक्सिमम होगा, लेकिन उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल ये भी मैक्सिमम होगा, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। हमने बताया ना पोटेंशियल एनर्जी जो है अधिकतम होगी, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, देखो वेग तथा गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अगर यहाँ एकदम वेलोसिटी जैसे ही 0 हो गई तो गतिज ऊर्जा बिल्कुल ही शून्य हो गई। ये बात समझ गए होंगे। तो ये लोलक का चैप्टर खत्म हो गया। आगे बढ़ चलते हैं, अब हम लोग आपसे बात करते हैं साउंड पे। ठीक है ना, देखिए साउंड में एक वाद्य यंत्रों से आता है, अभी लास्ट में लिया हूं वो भी बताऊंगा। देखिए आगे पीछे करके कंटेंट है, तो पेपर में भी तो आपसे आगे पूछे ही पूछेगा ना, तो आप उसके लिए घबराइएगा मत, सब तैयार करवा दूंगा मैं। ठीक है, देखो ध्वनि चैप्टर से समझो, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन होना बहुत कंपलसरी है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे गले में यहां कंपन हो रहा है, तभी ये आवाज निकल रही है। मैं इस पे पीट रहा हूं तो चट की आवाज आ रही है, तो इन दोनों के सरफेस के बीच में कंपन हो रहा है। मैं अगर टेबल को बजा रहा हूं तो कंपन की वजह से। तो आपसे पूछेगा कि ध्वनि का रीजन क्या है बेसिक, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन बहुत आवश्यक है। ये समझ गए। अच्छा अगला आपसे पूछता है
ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में सबसे कम और निर्वात में बिल्कुल शून्य होती है, याद रखना। ठीक है, आपसे एग्जाम्पल दे देगा कि आपके पास एक स्टील की रॉड है, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास एक घड़ी है, आपसे पूछेगा किसमें साउंड वेव सर्वाधिक होगी, तो आप बता देना जो ठोस की पोजीशन में उसमें सबसे अधिक, निर्वात अगर आ गया तो बिल्कुल जीरो, वहां आवाज नहीं जा सकती। ठीक है ना, तो ये आप समझ लेना। अच्छा, तो दो बातें क्लियर होगी। एक क्वेश्चन आपको प्रकाश और लाइट के तुलनात्मक बनता है, तो देखिए क्या होता है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ये बात याद रखना। कैसे याद रखोगे, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के समय में जब बिजली चमकती है ना, तो जो पहले चमक होती है वो धरती पे पहले आ जाती है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद गड़गड़ाहट आती है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि घर्षण दोनों में हुआ था, एक साथ हुआ था। चमक उत्पन्न हुई, चमक तो पहले आ गई क्योंकि वो तेज चल रही थी, ध्वनि बाद में आई क्योंकि वो उसकी स्पीड स्लो होती है। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, ये एग्जैक्ट डाटा है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये प्रकाश की बात कर रहा है, लाइट की। लाइट जो है बिना माध्यम के आ जाती है, तभी तो देखते हो सनलाइट सूरज से डायरेक्ट 8 मिनट में हमारे अर्थ पे आ जाता है। बीच में कई जगह तो इन्वायरमेंट भी नहीं है, तो वहां से कैसे आता है, क्योंकि इसको माध्यम की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, एक बात और याद रखो, प्रकाश हो या फिर ध्वनि हो, दोनों सीधी रेखा में चलती हैं, एकदम स्ट्रेट चलती हैं। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसे मत हल्के में लेना कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं, यकीन मानो। इसको देखो, आपको दो टाइम में देखना है, दवा की तरह। एक तो अभी देख लो, एक आपको ये क्लास देखनी है 10 दिसंबर को, 14 से 2-4 दिन पहले आप देख लो, 10 या 11 को देख लेना, और सब याद रहेगा ताकि आपको। ठीक है, ये समझ गए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, अगर किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर गुब्बारा बांधने पर क्या होगा। देखो, जैसे ये प्लास्टिक की आपके पास बोतल है, ठीक है ना, इसका इस तरीके से मुंह है, यहां पे आपने बलून बांध दिया, ये बलून बांध दिया, तो जब आप इसको गर्म पानी के बकेट में डालोगे तो ये बलून फूल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एयर है उसका प्रसार होता है। ठीक है ना, देखो, बोतल को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा फूलता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, पानी में एयर प्रसार की वजह से गुब्बारा फूल जाएगा, लेकिन ठंडे पानी में डालोगे तो गुब्बारा पिचक जाएगा, क्योंकि वो समिट जाती है जो एयर होती है। ठीक है ना, तो ये आपको दोनों बातें याद रहनी है। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे। विद्युत से क्वेश्चन बनता है, तो इसका कुछ पार्ट हमने आगे भी ले रखा है, वहां पे भी बताऊंगा। देखिए, फ्यूज तार कैसा होता है, एक मिश्र धातु होता है, तो एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि फ्यूज का तार क्या है, मिश्र धातु है। किसका बना होता है, तांबा प्लस टिन प्लस सीसा का। तो एक बार फिर बताओ, फ्यूज तार में क्या होता है, तांबा, टिन और सीसा, तो ये याद रख लोगे। ठीक है ना, अच्छा, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना है कि फ्यूज तार पतला होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। प्रतिरोधकता का मतलब जैसा है R = ρL/A होता है ना, तो यहाँ पे जो ये रो होता है यही प्रतिरोधकता को बताता है, ये R जो होता है प्रतिरोध को बताता है। अभी आगे ओम्स लॉ डिस्कस करूंगा तो ये बता दूंगा आपको। ठीक है, ये समझ गए, वेरी नाइस। और इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बढ़ चलते हैं आपके सामने मैग्नेट का। देखिए, मैग्नेट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं जो मैंने लास्ट में ले रखे हैं, वो भी बताऊंगा। देखो, मैं आगे पीछे इसलिए रखा हूं कि आपके दिमाग में ना सारे चैप्टर बार बार घूमे, ये नहीं रहे कि पहला पढ़ते पहला भूल गए, नहीं, क्योंकि देखो समराइज करना बहुत जरूरी होता है। आप कितना पढ़े हैं ये मैटर नहीं करता, आप अपने पूरे सिलेबस को लास्ट मोमेंट पे कितने अच्छे से समराइज करके रख पा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए पिछली बार माइंड मैप मैं 1-2 दिन पहले ही ला पाया था, तो बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों ने उसका फायदा उठाया था। इस बार थोड़ा और पहले लेके आया। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे चैनल में बच्चे हैं सबके दिमाग में एक एक पॉइंट टहलता रहे। ठीक है ना, तो ये याद रखो। अब देखो, मैग्नेट से क्या क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बेसिक बात करूं, मैग्नेट आपके पास दो तरीके के होते हैं, एक मैन मेड मैग्नेट होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है ना, तो देखो, जो यहाँ पे चुंबक होता है मैन मेड, ये दो तरीके का होता है, एक बार मैग्नेट होता है, एक होता है हार्सशू मैग्नेट। ये कैसा होता है, इस तरीके से होता है, घोड़े के नाल जैसा। इसमें भी NS होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है ना, तो देखो, इसमें अगर मैं यहीं बता देता हूं, चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं इसके चारों तरफ, तो ये नॉर्थ से निकल करके साउथ में एंटर करती हैं, हमेशा बाहर बाहर, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। ये एक क्लोज लूप बनाती हैं, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, ये ध्रुवों पर सघन होती हैं और बीच में विरल होती हैं। तो ये बातें आगे लिखी हुई हैं, वो भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, अच्छा, एक बेसिक बात और याद रखो कि अगर किसी चुंबक को
किसी चुंबक को उसके लंबाई के अकॉर्डिंग दो भाग में मैं बांट दूं, तो लंबाई के अकॉर्डिंग दो भाग में बांटने के बाद इसका जो चुंबकीय बल होता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, आधा आधा। देखो, लंबाई में काटने पर चुंबक की ध्रुवीय स्थिति मूल चुंबक की आधी रह जाती है। देखो, आधा चुंबक यहां एनएस का, आधा चुंबक यहां एनएस का। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये चुंबक इस तरह से है, इसको मैं इस लंबाई के ना काटकर इस तरह से बीच से फाड़ दूं, तो ये अब क्या होगा, चुंबक की चुंबकीय क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि चुंबक की चुंबकीय क्षमता को नष्ट कैसे किया जा सकता है। तो अगर उसको आग, जलती आग में भून दोगे तो भी नष्ट हो जाएगा, हथौड़े से पीटोगे ना तो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो लोग प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे उनको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना। चलो, यहां तक समझ गए। अब हम बात करते हैं आपसे ऊष्मा वाले चैप्टर से। ठीक है ना। ऊष्मा वाले चैप्टर को देखिए क्या है। देखिए, ऊष्मा उच्च ताप से हमेशा निम्न ताप की तरफ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं ये पेन लोहे की होती, यहां पे आग लगाता ना, धीरे धीरे करके चालन विधि द्वारा इस एंड पे भी गर्म हो जाती है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उच्च ताप से निम्न ताप ट्रेवल करती है। ये समझ गए। कई बार आपसे इनका रिलेशन पूछता है, किसमें मेजर किया जाता है। सेल्सियस में मेजर किया जाता है, फॉरेनहाइट, केल्विन और र्यूमर्स में। इनका फार्मूला याद रख लो, C/5 इक्वल टू होता है फॉरेनहाइट -32/9 बराबर होता है केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 5, और ये बराबर होता है र्यूमर्स बटा 4। तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होगा या केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगला देखिए। अब हम आ जाते हैं, अभी इसमें एक दो पॉइंट और है, लास्ट में ले रखा है, वो भी डिस्कस करूंगा, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए, गुरुत्व पे आ जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, पहली बात तो ये याद रखना कि ये नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स होता है। कैसे? आप छत पे रहेंगे तब भी कोई चीज छोड़ोगे ना तो नीचे गिराती है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कोई टच किया जाए। तो ये एक कैसा बल होता है? असंपर्क बल होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है ना। अच्छा, अगला कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु गुरुत्व के कारण ही ऊपर से नीचे गिरती है, ये बात आप याद रखना। और कुछ नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, एक एक लाइन के हैं, वन लाइनर, ये याद कर लो। क्या? कि एक उत्तल लेंस वास्तविक के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि उत्तल लेंस कैसे इमेज बनाता है, वास्तविक बनाता है, केवल आभासी बनाता है। एक ऑप्शन दे देगा वास्तविक के साथ साथ आभासी भी बनाता है। तो ये याद रख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, तो दोनों ही बनाता है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि चीनी का विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अगर नमक और चीनी का विलयन है आपके पास, इसमें चीनी आपने मिला दिया, तो वो विद्युत उसमें से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शुगर होता है, चीनी होता है, वो आयन नहीं बनाता, और विद्युत को ट्रेवल करने के लिए आयंस की जरूरत होती है, प्लस माइनस की जरूरत होती है। ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा कि चीनी का घोल है, पानी का घोल है, नमक का घोल है, किसमें से विद्युत जाएगी? तो नमक वाले में जाएगी। क्यों? क्योंकि NaCl देखो होता है ना, NaCl Na प्लस बना लेता है और साथ में Cl माइनस बना देता है। जब आयोनाइज हो जाएगा तो आराम से विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। तो बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कह रहा है बहुत बड़ी वस्तु का छोटा इमेज देखने के लिए उत्तल दर्पण हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक बहुत बड़ी मीनार है, उसको देखने के लिए मैं कौन सा मिरर लगाऊं, तो आप बोल देना भैया उत्तल दर्पण लेके आ जाओ, आपका दिख जाएगा। गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर में भी उत्तल लगा होता है, तभी तो इतने बड़े बड़े ट्रक इतने में दिख जाते हैं ना। तो ये बात याद रखोगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या चांद की सतह पर गुरुत्वाकर्षण है या ऑक्सीजन है, तो आप कह देना यस। चांद की सतह पे गुरुत्वाकर्षण है लेकिन कम है, पृथ्वी का 1/6 भाग है। ठीक है ना। और नासा वालों ने ये आइडेंटिफाई किया है कि उस पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो आपको सही मार्क करके आना है कि हाँ है वहां पे चीजें। ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बायोंट फोर्स से है। आपको पता है कि आप पानी के अंदर कोई भी चीज डालते हो तो उसका एक आभासी प्रतिबिंब ऊपर उठ के दिखता है। ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा? आपसे पूछेगा कि एक मछुआरा है को मछली की आभासी स्थिति में नीचे मछली मारनी चाहिए हमेशा। जैसे देखो, अगर ये पानी है, एक्चुअल में मछली यहाँ पे दिखती, यहाँ नीचे रहती है लेकिन दिखाई देती है थोड़ा ऊपर, तो मछुआरे को हमेशा क्या करना होगा? अपनी बंसी को नीचे लगाना पड़ेगा ताकि वो मछली पकड़ पाए। ये समझ गए। ये बायोंट फोर्स है। आपसे क्वाइन वाला भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आप क्वाइन वाला भी ध्यान रखना कि क्वाइन जो है थोड़ा उभरा हुआ निकला है, अगर आप चाहोगे तो उसको उठाना तो आपको हाथ जो है उसकी इमेज के नीचे डालना पड़ेगा, ना कि इमेज पे। ठीक है ना। तो ये आभासी प्रतिबिंब का कंडीशन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे स्प्रिंग से बनता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
तो मतलब स्प्रिंग को जितना खींचोगे उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी, या जितना समेटोगे तो भी बढ़ेगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सी स्थिति है जब ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आप कहना जमीन पे छोड़ दो फ्री, कुछ मत करो, उसको डिस्टर्ब भी मत करो, तो जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात समझ गए। किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है आपसे फार्मूला देकर के, 4 फार्मूले देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो एक ही यूनिट को दिखा रहे हैं। तो देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और वाट सेकेंड दोनों ही ऊर्जा के मात्रक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये बी ऑप्शन पे दिया रहेगा, टिक मार देना अगर कुछ ना समझ में आए। अभी वैसे टाइम है, आप लोग ये सब पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर में मैंने बहुत बार कराया है। ठीक है ना, यहां तक समझ गए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ जाता है, देखिए कितना टाइम हुआ, 1 सेकेंड, अच्छा 6 बज गया, ठीक है। एक आता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा पिन होल कैमरा क्या होता है। ठीक है ना, ये सूची छिद्र कैमरा जो है किस पे काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए, देखो पिन होल कैमरा क्या होता है, इस तरीके से एक बॉक्स होता है, यहाँ पे एक छिद्र बना होता है। ठीक है ना, यहाँ से किरणें आएंगी, ये इस तरीके से काट करके यहाँ पे छोटी साइज की इमेज बना देता है ये। ठीक है ना, तो क्या इसके फीचर्स हैं, ये वास्तविक यानी कि रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनाता है, छोटा यानी कि स्मॉल बनाता है। तो ये बात पता होना चाहिए पिन होल कैमरे के बारे में। जिसको डिटेल में पढ़ना है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जाकर के बहुत डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए मैं बस एक माइंड में बनवा रहा हूं ताकि सारा आपके दिमाग में चलता रहे हमेशा। ठीक है ना, अच्छा नोट पॉइंट, देखिए ये कंडीशन आपसे पूछेगा कि पिन होल कैमरा काम किस पे करता है, तो प्रकाश के सीधी रेखा पे ट्रेवल के काम करता है। ठीक है, देखो कैसे, छाया का बनना, सूची छिद्र कैमरा प्रतिबिंब आदि तभी संभव होता है जब प्रकाश सीधी रेखा में चले। तो आपको कंडीशन देगा कि किस कंडीशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया, तो आप बोलना प्रकाश के सीधी रेखा पे चलने की वजह से, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं टेम्परेचर वाले पे। एक क्वेश्चन और आपका बनता है जिसमें पूछता है आपसे कि थर्मामीटर से। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो थर्मामीटर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, जिसको कि प्रयोगशाला और डॉक्टरी बोला जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या काम करता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेजर करने का काम करता है। प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर क्या काम करता है, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट में जो चीजें आती हैं उनका टेम्परेचर मेजर करता है। अब आपसे इसकी रेंज पूछता है, तो ये बात याद रखना, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसकी जो रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वहीं प्रयोगशाला वाले की जो रेंज होती है -10 डिग्री से 110 डिग्री होती है। ठीक है ना, एकदम से रट लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना आपके पेपर में हूबहू सब छप के आएगा। आपसे ये पूछेगा डॉक्टरी थर्मामीटर और इसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर में किसकी रेंज अधिक है, तो आप बता देना प्रयोगशाला वाले की रेंज अधिक है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो फिगर भी मैंने बना दिया, तो ये आप सारी चीजें देख लेना। तो आई होप इतनी चीजें समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहां से बनता है कि जो द्रव होता है वो बर्तन की चारों सतह, हर सतह पे क्या देता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो देखो ये एक बोतल है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे भी छेद है, तो हर जगह बराबर पानी गिरेगा क्योंकि सेम ऊंचाई पे छिद्र किया है। एक आपसे पूछेगा कि अगर मैं बोतल पे ऊपर नीचे अलग अलग डिस्टेंस पे छेद करता हूं तो बताओ सबसे अधिक प्रेशर किस पे पड़ेगा। तो जो सबसे नीचे होगा ना उसका पानी सबसे दूर जाएगा क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, सबसे ऊंचे वाले का सबसे पास आएगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है वाद्य यंत्रों से। कैसा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा कि जो सितार है उसमें किसमें हम डिस्टरबेंस करते हैं कि उससे ध्वनि निकलता है। तो सितार के अंदर आप डोरी लगी होती है, रस्सी, इसको डिस्टर्ब करते हो तब आती है। और बांसुरी में क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं, एयर छिद्र होते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हो तब आवाज आती है। और जो तबला वगैरह होते हैं, इस पे जो ढोल होते हैं, इस पे जो पॉलीथीन होता है उसको डिस्टर्ब करने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ डायरेक्ट तरीके से। इतनी बात समझ में आ गया। अगर यहां तक आप आ गए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये मैं बहुत मेहनत से बनाया हूं, यकीन मानिए इतना सारा आप खुद एज्यूम कर लिए होंगे कि कितने तरीके से मैंने लाया। मैं चाहता हूं कि इस पे हर एक बच्चा कमेंट करके जाए, ठीक है ना, जो भी यहां पे देख रहा है, और मेरी ब्लेसिंग से आप सारे पास होगे। ठीक है, और मैं आपको 13 दिसंबर तक पूरी जी जान से इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा, एक एक कंटेंट को। अभी मैं आप लोगों के लिए मैराथन वगैरह सब कुछ लेके आने वाला हूं। तो इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कैलिडोस्कोप से, पूछेगा कि कैलिडोस्कोप बनता कैसे है।
तो कैलिडोस्कोप एक 3D चीज है, जिसको डिटेल में पढ़ना है इसको रोक के पढ़ लेना, मैं समझा देता हूं। कैलिडोस्कोप ना 3 तरीके के मिरर को इस तरीके से प्रिज्म की तरफ एक सतह यहां लगा दो, एक सतह इसके पीछे लगा दो, एक सतह नीचे लगा दो, तो ये 3D इमेज बन जाता है। ये प्रकाश के सीधी रेखा पे गमन का, इसमें नहीं मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कैलिडोस्कोप या बहु सूक्ष्म मूर्तिदर्शी, कुछ ऐसा नाम है हिंदी में, कैलिडोस्कोप ही याद रखो, किस पे काम करता है, तो आप बोलोगे कि सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। क्यों? क्योंकि देखो आप सोचो, एक बार रे इससे टकराई, फिर उसके बाद अगले वाले शीशे पे टकराई, फिर नीचे वाले शीशे पे टकराई, तो बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसी पे काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपसे समुद्री समीर क्या होता है और स्थल समीर क्या होता है। तो देखो, जो लोग समुद्र के किनारे के होंगे उनको पता होगा कि जो दिन के समय में समुद्र के बाहर जो रेत होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद उसके ऊपर की हवाएं क्या होती है, ऊपर उठ करके उड़ जाती हैं। तो उन हवाओं की जगह लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवाएं जो है आ जाती हैं इनका स्पेस घेरने के लिए। तो कहां से चली? समुद्र से स्थल की ओर चली। कब चली? दिन के समय चली, तो इसी को बोलते हैं समुद्री समीर। इसका अपोजिट, रात में जो रेत होती है वो ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी गर्म ही रहता है, तो समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाने लगता है। तो अब स्थल वाली हवाएं जो है इसको कैप्चर करने के लिए रात के टाइम में चल देती हैं समुद्र की तरफ, तो स्थल से समुद्र की तरफ जा रही हैं, तो इसको स्थल समीर बोलते हैं या थल समीर बोलते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब देखिए, मैंने मैग्नेट का जो आपको रूल्स बताया था, यहां पे देखिए मैंने यहां लिख दिया है, वहां पे रह गया था तो मैंने लास्ट में यहां जोड़ दिया। एन से एस जाता है, अंदर क्या है, एस से एन आता है, ठीक है ना। कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, ध्रुवों पे अधिकतम होती हैं, ठीक है ना, और क्या है, बंद लूप बनाती है। तो ये सारी बातें आपको पता होगी, हमने बता भी दिया। अच्छा, अब एक बात आती है, शैडो कैसे बनती है। आपसे शैडो से भी क्वेश्चन पूछता है कैसे बनती है। तो देखो, जितनी भी, देखिए सभी अपारदर्शी वस्तु अपनी खुद की एक काली छाया बना लेती हैं जब प्रकाश अपने मार्ग से जाता है। तो देखो, ये 2 बात याद रखो कि इमेज बनाने के लिए, मतलब शैडो बनने के लिए वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए, उसमें से लाइट जानी नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। इन्हीं दोनों की बातों पे डिपेंड करके शैडो बनती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि वस्तु के आकार की ही बनती है, वस्तु का रंग छाया के रंग के प्रभावित नहीं करता। तो ये सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट ही बनता है। आपसे पूछेगा कि छाया बनने का कारण, कहेगा कि कलर, वस्तु का कलर। नहीं भैया, कलर कोई इफेक्ट नहीं डालता, छाया हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट बनती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। अच्छा, अब आपसे एक बात पूछता है विद्युत धारा के बारे में, थोड़ा सा और मैं बता देता हूं, फिर आज के अपने क्लास को समेट चुके हैं। आप देखेंगे प्रीवियस उठा करके, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको तैयार करनी है बस। देखिए, विद्युत धारा बहते तार के चारों ओर अस्थायी चुंबक आता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। देखो क्या है, जैसे ये तार है, इसमें से अगर विद्युत धारा बह रही है ना, इसके चारों तरफ अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र निर्माण होगा। जैसे ही बल्ब बंद कर दिया आपने, करंट बंद किया, वो क्षेत्र खत्म हो जाता है, इसलिए अस्थायी बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बात ये समझ में आ गई। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी जल में अगर अशुद्धि मिली हुई है तो उसका क्वथनांक 100 से अधिक हो जाएगा। जैसे अगर आपसे ये कहता, मान लो ये पानी है, इसमें मैंने नमक मिला दिया, तो पहले पानी नॉर्मल तो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, लेकिन अब ये 100 से प्लस पे बॉयल होगा। और जब 100 से प्लस पे बॉयल होगा तो इसका उल्टा इधर भी होगा, वो 0 से माइनस में आकर के जमेगा भी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, किसी भी जल में अगर अशुद्धि मिली हुई है तो उसमें जो क्या कहते हैं, एक सेकंड, अशुद्धि मिली हुई है तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से बढ़ जाती है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 से घट जाती है। एक बात और याद दिला देता हूं विद्युत धारा से, अभी मुझे याद आ गया कि अगर सीरीज क्रम में विद्युत प्रतिरोध, अच्छा ये याद रख लो, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, प्रतिरोध है, I धारा है, R करंट है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/, धारा के, ठीक है ना। R का जो यूनिट होती है ओम होती है, करंट की एम्पियर होती है। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा देखो, प्रतिरोधों को जोड़ने की अगर मैं बात करूं, कैसे कैसे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, 2 क्रम में जोड़े जाते हैं। एक आपका प्रतिरोध जोड़ा जाता है सीरीज के क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसमें R रिजल्टेंट होता है। देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, सारे साइंस बैकग्राउंड के हो, बस माइंड में बनवा रहा हूं। R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से चलता है।
पैरेलल में 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरीके से चलता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन होता है, आपको एग्जाम्पल में दिया है, प्रीवियस ईयर वाले में हमने अच्छे से सॉल्व भी कराया है, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं पिछले वाली पार्ट 1 की तरह ही इस वीडियो पे भी आप लोगों के सबके कमेंट चाहता हूं। ईमानदारी से कमेंट करके जाइएगा एक एक बच्चा, ठीक है। और मैं पूरी मेहनत के साथ आप लोगों की तैयारी कराऊंगा। एक भी मेरी क्लास से अगर बच्चा जो 90 से कम नंबर आ जाए तो आप कमेंट करना, अगर आप पूरी क्लासेस देख रहे हो मेरी, तो इस बात का वादा है। इस बार मैं सबसे ज्यादा जितने भी बच्चे मेरे चैनल के हैं सबको पास कराऊंगा, चाहे कैसे भी, कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।